तो कल अपना उत्तराखंड 19 साल का होने जा रहा है और राज्य की वर्षगांठ से ठीक पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थायी राजधानी के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि सिर्फ इमोशंस के आधार पर यानी कि भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं लेना है, क्योंकि राजधानी के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए और राजधानी सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी केंद्र होती है। अगर हम इमोशंस के आधार पर कोई निर्णय नहीं होने चाहिए। इमोशंस हैं, इमोशंस का महत्व है, लेकिन हमको उसके लिए व्यवहारिक होना होगा। व्यवहारिक होकर ही हमको निर्णय लेने चाहिए। अगर हम व्यवहारिक निर्णय नहीं लेंगे तो उसकी समस्याएं आएंगी। राजधानी कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, राजधानी बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा हमको बजट चाहिए, तमाम तरह की, क्योंकि राजधानी ये ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी केंद्र होता है। आज जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो आखिर जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो हमको उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे राज्य में आना चाहते हैं। और इसलिए ये विषय है, इमोशनल विषय है, गैरसैंण महत्वपूर्ण स्थान है, केंद्र का स्थान है। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो हम डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने अभी पुलिस के लिए भी वहाँ पर स्थायी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर एक हम बड़ी झील बना रहे हैं ताकि जो पानी की आपूर्ति वहाँ पर हो सके। तो तमाम ये न जल्दबाजी का विषय है और न इसको हमको बहुत इमोशनल इस विषय पर होना चाहिए। हमको यथार्थ की धरती पर चलकर ही समय पर निर्णय लेना चाहिए। वहीं कैबिनेट विस्तार की खबरों को भी मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया और कहा कि ये चर्चा सियासत में नहीं बल्कि मीडिया में ज्यादा हो रही है। देखिए, राजनीतिक आदमी का बीपी कभी ऊपर नीचे नहीं होता, उसका सब सीख जाता है। राजनीति करते करते उसको तमाम तरह के अनुभव होते हैं और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक हल्के में कम है और मीडिया में ज़्यादा है। तो आखिर राज्य स्थापना से ठीक एक दिन पहले राजधानी को लेकर ये बयान देना कि केवल भावनाओं के आधार पर राजधानी नहीं बनती है, क्या है इसके मायने? और भी तीखे सवाल है जिनका जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आज रात 10:30 बजे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और उसको लेकर भी त्रिवेंद्र रावत सरकार लगातार कोशिश में लगी है। न्यूज़ 18 के जरिए शांति की अपील की और यह भी अपील की है कि कोर्ट का फैसला सभी लोग माने और सरकार भी इसका पालन करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 18 की मुहिम की सराहना भी की। राम जन्मभूमि पर जो भी निर्णय कोर्ट का आता है उसको सबको मानना चाहिए। न्यूज़ 18 इस अभियान को चला रहा है, इस मुहिम को चला रहा है। मैं न्यूज़ 18 को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही नेक काम, जो सामाजिक सहिष्णुता जो होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता जो होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक मुहिम ली है, मुहिम छेड़ी है। उनको बहुत बहुत बधाई। मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। तो फिलहाल कल उत्तराखंड के स्थापना दिवस है और ऐसे में तैयारियां जोर शोर से चल रही। भले ही 19 साल लग गए, स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। देहरादून के परेड ग्राउंड में जोर शोर से तैयारी हो रही है क्योंकि रक्षा मंत्री बतौर मुख्य अतिथि यहां पर आने वाले हैं। तो ऐसे में उनके आगमन को देखते कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह पहली बार होने जा रहे भारत भारती उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि उसने सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। पहले हमारी परेड होती है पुलिस लाइन में, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। उसके आयोजन की, भव्य आयोजन की तैयारी है हमारी पूरी। साथ ही साथ एक भारत भारती कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। तो उसमें माननीय रक्षा मंत्री महोदय के भी आने की वो है
आने की उम्मीद है। तो उसके लिए भी हम सुरक्षा की, क्योंकि उसमें भीड़ भी होगी, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, भीड़ नियंत्रण की पूरी तैयारियाँ हैं। और अब बात करते हैं इगास त्योहार की। तो सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने एक मुहिम शुरू की है और वो मुहिम आज मकाम तक पहुंची। हालांकि अस्वस्थ रहने की वजह से बलूनी खुद इस मुहिम से नहीं जुड़ पाए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि संबित पात्रा उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहां पहुंचे थे और सालों बाद इगास त्योहार वाकई में अपने असली रूप में नजर आया। शृणुयाम देवा धीरे रंगे दृष्ट्वा गुं सस्तानो विभेषेमहि देवहितं यदायुः। ये उत्सव, ये जलसा, ये रौनक इगास बग्वाल की है और इगास का एक खास अंदाज सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के गांव नकोट का है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले का नकोट अनिल बलूनी का पैतृक गांव है और इस बार की इगास नकोट में बेहद खास थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा खुद बलूनी के गांव खास तौर पर इगास मनाने पहुंचे थे। यहां संबित पात्रा के साथ साथ उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी थे और उनका इगास बग्वाल में शानदार स्वागत हुआ और फिर शुरू हुआ इगास का जश्न। यूं तो सांसद अनिल बलूनी ने गांव चलो मुहिम चलाई और अपने गांव में इगास मनाने का ऐलान किया, मगर बलूनी अस्वस्थ होने के कारण नकोट नहीं पहुंच पाए। मगर बलूनी नहीं पहुंचे तो संबित पात्रा नकोट पहुंचे और उन्होंने इगास को उसी तरह भव्य और शानदार ढंग से मनाया जैसा अनिल बलूनी चाहते हैं। सांसद अनिल बलूनी के गांव में इस बार की इगास बेहद शानदार अंदाज में मनाई गई। संबित पात्रा ने प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ढोल बजाकर इगास की शुरुआत की और ग्रामीणों के साथ जश्न मनाया। संबित पात्रा ने यहाँ गाय की पूजा की और गाय को खाना भी खिलाया और पूरी शिद्दत के साथ सारे अनुष्ठान भी किए। संबित पात्रा ने ग्रामीणों के साथ डांस किया और भैलो भी खेला, जो कि काफी रोमांचक था और इगास का खास अनुष्ठान भी माना जाता है। पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन शुरू करने के लिए अनिल बलूनी की पहल को इस बार शानदार रिस्पांस मिला। उनके गांव नकोट में इगास का जलसा हुआ जो बेहद शानदार था और ये बलूनी की ही सोच थी कि इस तरह भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए और अनिल बलूनी अपनी मुहिम में काफी हद तक सफल भी रहे हैं। पौड़ी के नकोट गांव से सुनील नवप्रभात के साथ कमल चौहान, न्यूज़ 18। और नकोट गांव पहुंचे संबित पात्रा ने कहा कि वह अनिल बलूनी की शानदार मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने सुदूर गांव पहुंचे संबित पात्रा से खास बातचीत की है, देखिए। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के गांव नकोट में पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी। सर, आपको इगास पर्व की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उत्तराखंड के सभी निवासियों को इगास पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। सर, आपने अभी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं बेहद समृद्ध हैं कि जिस सम्मान के साथ वो अपने मेहमान का, अपने गेस्ट की अभिनंदन करते हैं, उसी तरह प्रकृति की पूजा भी करते हैं। तो कैसा आपको? देखिए, यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा गया है। व्यक्ति चाहे वो किसी प्रदेश का हो, मैं तो उड़ीसा का हूँ, मगर जब भी मैं इस भूमि में आता हूँ एक अद्भुत ही अनूठा सा ही एक सिहरण होता है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म का एक लेप है, अध्यात्म की यह भूमि है
और जितने भी प्रतिष्ठान हिंदू धर्म में हैं, सनातन धर्म में हैं, एक सेक्युलरिज्म में भी हैं, वो सारे जो हैं उत्तराखंड से ही उत्पन्न होते हैं। मैं इस मिट्टी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर, आप उड़ीसा से हैं, उत्तराखंड में आए हैं। भौगोलिक परिस्थितियां भले ही दोनों की डिफरेंट हों, उड़ीसा और उत्तराखंड की, लेकिन माइग्रेशन से उत्तराखंड भी जूझ रहा है और उड़ीसा में भी माइग्रेशन बड़े पैमाने पे है। क्या रोड मैप होना चाहिए, खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि इस गांव में 220 परिवार रहते हैं, आज केवल 25 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, बाकी माइग्रेट कर गए। क्या रोड? देखिए, अनिल बलूनी जी ने एक अनूठा प्रयास आरंभ किया है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो घोस्ट विलेजेस उत्तराखंड में हैं उनको गोद लिया जाए और किस प्रकार से उन्हें पुनः स्थापित किया जाए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए ताकि वहाँ के लोग पलायन ना करें और गांव में ही रहे। ऐसा उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। देखिए, मैं तो उनको बहुत बधाई दूंगा कि अपने इस अनूठे प्रयास में वो सक्सेसफुल हों, वो सफल हों और उत्तराखंड के लोगों के लिए जो उन्होंने आह्वान किया है उसको बाकी लोग भी अपनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हर हाथ को काम मिले और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को जिस प्रकार से बढ़ावा नरेंद्र मोदी जी ने अपने विगत कार्यकाल में और इस कार्यकाल में दिया है, मुझे लगता है यथाशीघ्र ही इसको फलीभूत होते हुए पूरे हिंदुस्तान में और खास करके उत्तराखंड और उड़ीसा जैसे स्थानों में हम जरूर देखेंगे। एक लास्ट सवाल, दिल्ली से नकोट तक की यात्रा कैसे रही? बहुत ही दिव्य रही है। मैं पूजा पाठ करते हुए आया हूं और मेरे लिए बहुत ही बड़ी अनुभूति रही है, जिसके लिए मैं अपने परम मित्र अनिल बलूनी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण से यह संभव हुआ। मैं तो मात्र उनका प्रतिनिधि बन के आया हूं और ये प्रयास अनिल बलूनी जी का है। उनके घर में आज हम हैं, प्रेम जी भी हमारे साथ हैं, हम सब उनके घर आए हैं। उनके पूरे परिवार के सदस्य आप देख रहे हैं, छत पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं। मैं उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसे यहाँ स्वागत दिया। तो आप थे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। आप उत्तराखंड देवभूमि में आकर यहाँ के सम्मान को देखकर, यहाँ की परंपराओं को देखकर गदगद हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ठीक इसी तरह राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ये पहल भविष्य में लोगों का मार्ग प्रशस्त करेगी और एक बार फिर प्रवासी उत्तराखंडी अपने जड़ों की ओर लौटेंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, नकोट गाँव, पौड़ी। और अनिल बलूनी की इस मुहिम का राज्य भर में आज असर दिखा है। टिहरी गढ़वाल में भी गास त्योहार काफी धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है और भेलो खेलने की जो परंपरा है उसे भी निभाया जा रहा है। तो कई गांव में जहां लोग नहीं आते थे, लेकिन इस बार वो दिखे, तो कहीं गास कहा जाता है, कहीं बग्वाल, तो कहीं बूढ़ी दिवाली भी से कहा जाता है, जो 11 दिन बाद दीपावली के मनाया जाता है। तो इस बार इस त्योहार की कुछ विशेष ही रौनक देखने को मिल रही है। विभिन्न किंवदंतियाँ हैं जी ना। एक तो ये है कि माधो सिंह भंडारी जो है वो युद्ध करने गया था और युद्ध करके वो 11 दिन बाद लौटा, दीपावली पर नहीं लौट पाया, 12 बाद में लौटा। एक तो ये है। एक लोग ये भी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे थे तो उसकी खबर यहाँ पहाड़ों में बहुत देर में पहुँची। ऐसा होता है कि पहाड़ों में जो है सूचना जो है लेट मिली थी, जो उस समय जो है, तो यहाँ पर जो है अभी भी जो है 11 दिन बाद जो है गास मनाई जाती है, बैला वगैरह वगैरह खेला जाता है और इस तरह से हम लोग जो है पहाड़ों में अभी भी जो है 11 दिन बाद गास दीपावली मनाते हैं। तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं गास से जुड़ी हुई। बहरहाल चमोली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी पशुधन की पूजा की गई, उन्हें भोग लगाया गया। चमोली में मान्यता है कि जिस तरह से रक्षा सूत्र को गाय की पूंछ में बांधा जाता है, साथ ही रात में भिनों खेलकर चांचड़ी का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो वो सारे अनुष्ठान किए गए। और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी अनिल बलूनी के इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। नैनीताल जिले के अपने गुन्नी मटियाल गांव पहुंचे और यहां इगास त्योहार मनाया। गांव पहुंचने से पहले हल्द्वानी में उन्होंने कहा कि वह अनिल बलूनी की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर कदम है। अनिल बलूनी जी का ही प्रयास है कि जो लोग अपना गाँव छोड़ के चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, वो किसी न किसी त्यौहार के माध्यम से अपने पैतृक गाँव में आएँ और अच्छी उन्होंने मुहिम चलाई। लेकिन आज वो हमारे मध्य में अभी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गए हुए हैं और बहुत जल्दी ठीक हो गया है और उन्हीं की योजनाओं को हम लोग सफल बनाने के लिए हम धागी ब्लॉक में जा गए हैं। तो थोड़े से कुछ लोग निराश भी थे कि जिन्होंने मुहिम शुरू की वो इस वक्त अस्वस्थ हैं। तो फिलहाल इन सब के बीच में अनिल बलूनी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, अलग अलग अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी कामना के साथ हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों को भोजन कराया और उन्हें कपड़े भी भेंट किए गए। तो जो अनिल बलूनी हैं वो फिलहाल इस वक्त अस्वस्थ हैं और मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो उन्होंने मुहिम शुरू की थी। ऐसे में आप देखिए नन्हे नन्हे, क्योंकि ये कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं और ऐसे में बच्चे जो भी दिल से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, वो जल्दी सुनी जाती है। तो इसी भाव के साथ
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों को भोजन कराया और साथ में सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो भी इन बच्चों के बीच में वितरित किए गए। विश्वास है लोगों की दवा के साथ लोगों की दुआओं का भी असर होगा और अनिल बलूनी जी जल्दी स्वस्थ होंगे। हम कहते हैं भगवान करे वो ठीक हो जाए जल्दी से और भगवान करे वो सही से सलामत रहे और हम प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाए। और राज्य सरकार की पहल पर मसूरी में आयोजित फिल्म कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां यहां पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने बॉलीवुड और आंचलिक फिल्मों के निर्माता निर्देशकों से अपील की कि वो उत्तराखंड में आए और यहां शूटिंग करें। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण और रोजगार की राज्य में अपार संभावनाएं हैं। तमाम जो निर्माता हैं उसमें आए हैं, निर्देशक उसमें आए हैं और कलाकार आए हैं यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को मिलेगा। आज भी जैसे यहाँ पर अनेक निर्माता निर्देशक यहाँ पर आए हुए हैं, जब वो यहाँ देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये बहुत ही अनुकूल है यहाँ पर, और इसलिए उस अनुकूल माहौल का मैं समझता हूँ कि हमको लाभ लेना चाहिए।